हाँ तो क्या, किसने भेजा ये? डीन है कोनो। बांटना है ना? हाँ। बस इतना ही है। अरे अरे देना, अरे बांटना ही है ना ये। अरे मैं बांट देता हूँ ना, सोसाइटी का आदमी है। नमस्कार। जिस तरह से आपने शॉर्ट देखे होंगे, दृश्य देखे होंगे, ऐसे में आप निश्चित रूप से समझ गए होंगे कि आज हम किसकी बात कर रहे हैं। वागले की दुनिया से पूरी इंडस्ट्री में हंगामा मचाने वाले कलाकार आज हमारे साथ हैं। उनका नाम है अंजन श्रीवास्तव और जाहिर सी बात है आज हम अंजन की दुनिया के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। और जिस तरह से उन्होंने फिल्मों में, थिएटर में या फिर धारावाहिकों में अपनी जो भूमिकाएं निभाई हैं उसमें कहीं ना कहीं से हमेशा मिट्टी की खुशबू महसूस की गई है। और जाहिर सी बात है अंजन श्रीवास्तव एक ऐसे कलाकार हैं जिनको कोई भी देखता है तो उनको महसूस करता है। हाँ तो क्या, किसने भेजा ये? डीन है कोनो। बांटना है ना? हाँ। बस इतना ही है। अरे देना, अरे बांटना ही है ना ये। अरे मैं बांट देता हूँ ना, सोसाइटी का आदमी है। तो कला की जो दुनिया होती है उसमें बहुत कुछ होता है, लेकिन अंजन जी ने अपनी मेहनत से, अपनी प्रतिभा से जो मुकाम बनाया है, निश्चित रूप से आने वाले दिनों में इस तरह का जो वाकया होता है, इस तरह की जो एक इमेज होती है, बहुत कम देखने को मिलती है। निश्चित रूप से अगर सबसे जो अहम जो सफ़र में हम पड़ाव देखते हैं तो अंजन जी की जो मेहनत है, उन्होंने कदम कदम पर मेहनत से रिश्ता जोड़ा है और नाता जोड़ा है। यही कारण है कि उनकी हर अदाकारी में हम खुशबू महसूस करती हैं, उनके मेहनत की, उनके प्रतिभा की। अंजन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम अंजन की दुनिया आपकी दुनिया है। और निश्चित रूप से इस दुनिया में आपने जो मुकाम बनाया है, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आपकी कितनी भी तारीफ़ की जाए कम। हमें बड़ी अच्छी तरह से याद है कि शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे अपनी सभाओं में आपकी तारीफ़ करते थे और कहते थे कि आजकल मैं वागले का फ़ैन हूँ, यानी अंजन श्रीवास्तव का फ़ैन हूँ। तो जब इस तरह के लोग तारीफ़ करते हैं तो एक कलाकार होने के नाते तारीफ़ बहुत ज़रूरी है या पैसे ज़रूरी है या क्या ज़रूरी है, आपसे जानना चाहेंगे। कलाकार के लिए प्रोत्साहन ज़रूरी है और उसकी मेहनत बराबर रंग ला पाई है कि नहीं ये तो दर्शक बता सकते हैं। बिल्कुल। क्योंकि ऐसे कैसे पता चलेगा। पैसा तो ज़रूरी है। इवन लेमन टी में आने के लिए पैसे की ज़रूरत पड़ती है हमको। वहाँ से यहाँ आने के लिए एक एक पग पे पैसे की ज़रूरत होती है। हाँ, हमारा प्राइम मिनिस्टर बता रहे हैं कि ट्रेडिंग को बढ़ाना है, इस समय इसकी ज़रूरत है क्योंकि पैसा बड़ा इम्पॉर्टेंट है। अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम सॉल्व करना ज़रूरी है, इसलिए पैसा ज़रूरी है। लेकिन हर एक काम का अपना एक अस्तित्व होता है। एक कलाकार के लिए उसकी रिकॉग्निशन, उसकी अपनी सेटिस्फैक्शन बहुत ज़रूरी है। अंजन जी, फिलहाल सबसे पहले हम बात करेंगे आगे, लेकिन ये जो गेटअप है आपका बहुत ही अजीबोगरीब है, इसके बारे में जानना चाहिए। इसके पीछे क्या राज है? ये दाढ़ी और ये फ्रेंच कट को इसको जोड़ा है मैंने। असल में एक नया प्ले कर रहे हैं हम, इप्टा के साथ जुड़े हुए हैं पिछले जब से बम्बई आए हैं 30-35 साल से। उससे पहले भी थिएटर करते रहे। थिएटर के मेरे 46 साल हो गए, इसलिए थिएटर के लिए मैं गेटअप लेने में कोताही नहीं करता हूं, क्योंकि इसके लिए टेलीविज़न या फिल्म बीच में आ जाता है तो कोशिश करता हूं कि उसके साथ एडजस्ट कर लूं। जैसे 10 में आपने देखा होगा एक फ्रेंच दाढ़ी है, शतरंज के मोरे नाटक के लिए हमने ऐसे एडजस्ट कर लिया था। लेकिन अभी जो नया प्ले उठा है पृथ्वी थिएटर फेस्टिवल में हमने ओपन किया है इप्टा की तरफ से, इप्टा बम्बई की तरफ से, दरिंदे द विलेंस। उसमें 1901 में जॉर्जिया मैरीलैंड यूएसए में ट्रेडिंग के ऊपर जो कहानी थी, जिसका एक फिल्मीकरण और नाटकीय प्रस्तुति हो चुकी है नाटक में, स्टेज पर इंग्लिश में, जिसका नाम था द लिटिल फॉक्सी। उसमें 2 भाई 1 बहन हैं और कपास की खेती को लेकर के किस तरह से वो बड़ा फैक्ट्री लगाना चाहता है और ट्रेडिंग में मैनिपुलेशन, आपस में फैमिली बिजनेस आपने तो बहुत देखा होगा, हिंदुस्तान में भरा पड़ा है। और इस समय ट्रेडिंग को लेके बात हो रही है, तो ट्रेडिंग के जो दूसरे पहलू हैं वो इस प्ले में देखने को मिलता है कि पैसा एक ऐसी चीज़ है जो अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम तो सॉल्व करती ही है, लेकिन साथ में जो नुकसान होता है, जो अपने
अपनापन का जो एक नुकसान होता जाता है, धीरे धीरे आदमी पैसे के पीछे ऐसा घूमता है कि वो भूल जाता है कि ये बहन है, ये भाई है, बस उसे पैसा बनाना है और पैसे से पैसा बनाना है। इसलिए और भी बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को वहाँ लेके आता है। इस प्ले के लिए 1901 में जो गेटअप होता था वो मैंने लेने की कोशिश की है, जब तक कर सकता हूँ, जब मुश्किल हो जाएगी, जब तक पब्लिक को समझ प्ले करने में और उसको पब्लिक तक पहुंचाने में समय लगता है। टेलीविज़न सिनेमा में आप तुरंत एक चीज़ पहुंचा सकते हैं टेक्निक की वजह से, लेकिन थिएटर में पहुंचा सकते हैं क्योंकि ऑडियंस अगर पूरी तरह से देख ले, पूरे हिंदुस्तान की पब्लिक देख ले, लेकिन ऐसा होता नहीं है। यही हमारी हिंदी थिएटर की, हिंदुस्तानी थिएटर की ट्रेजेडी है। इसलिए कोशिश करता हूँ, इसमें ज़्यादा मेहनत पड़ती है हमें। इस 67 साल की उम्र में मैं अभी थिएटर कर सकता हूँ, इसका मतलब अभी फायर जिंदा है मेरा। बिल्कुल, इसके लिए मैंने ये रखा है। बिल्कुल, बहुत खूबसूरत लग रहे हैं आप। हालांकि आप विलेन के गेटअप में होंगे, लेकिन विलन ही है। विलन है बेंजामिन। अंजन जी, आपने जब शुरुआती दौर में फिल्मों से नाता जोड़ा था, बहुत सारे धारावाहिक किए, उसमें हमने महसूस किया कि उसमें आपकी एक आत्मा दिखती थी, फिल्म की आत्मा दिखती थी, फिल्म असर छोड़ती थी। अगर हम आज की फिल्मों की बात करें तो फिल्मों में आत्मा रहती है या नहीं? शरीर तो दिखता है। आप क्या, किस तरह से सोचते हैं? देखिए, मैं बताऊं, फिल्म की आत्मा होती है उसकी स्क्रिप्ट, उसका एग्जीक्यूशन। स्क्रिप्ट तो करीब करीब दुनिया की कहानियां करीब करीब महाभारत के अंदर और रामायण के अंदर सारी दुनिया ने एक्सेप्ट कर लिया है कि इन्हीं के कई एपिसोड्स आते हैं जो कहानी के रूप में 3 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटे में आता रहता है। लेकिन जब तक स्क्रिप्ट को हम मजबूत नहीं करेंगे, कुछ उसमें नयापन नहीं लाएंगे, और कहानी में अगर दम नहीं, अगर पब्लिक, आप अगर कोई कहानी ऐसे सुनाते हैं, पौराणिक कथा है, तो आपको बड़ा इंटरेस्ट आता है, लेकिन आज की कहानी आप देखते हैं तो इंटरेस्ट क्यों नहीं आता है? इसका कारण ये है कि हम उस पर ज़्यादा रिसर्च नहीं किए हैं। क्या हमारे देश के अंदर इंटीरियर में क्या हो रहा है, या हमारे खुद देश के अंदर क्या हो रहा है, रियलिटी से दूर भागेंगे तो लोगों को पसंद नहीं आएगा। अब ऑडियंस बहुत सजग हो गई है, 1 सेकंड में फिल्म को रिजेक्ट करके निकल जाती है। पहले होता था कि सिर्फ फिल्म, टेलीविज़न, आई मीन सिनेमा में एक्शन एज वेल एज म्यूज़िक और कुछ प्लस माइनस, यानी लव अफेयर, विलन, इससे काम चल जाता था। उसमें कुछ नयापन लाते थे लोग और नए ढंग से उसको प्रेजेंट करते थे। प्रेजेंटेशन का तरीका था। एक ही लव स्टोरी को यश चोपड़ा जी ने कितने नए नए ढंग से पेश किया। लेकिन या तो आप उस कहानी को नए ढंग से पेश कीजिए ताकि पब्लिक को लगे कुछ नया देख रहे हैं। पब्लिक को हमेशा एक नया चीज़ चाहिए। इसके लिए आत्मा, और सबसे बड़ी चीज़ है, कुछ चीज़ें हैं जैसे मदर इंडिया, सन ऑफ इंडिया, या 2 बीघा ज़मीन, तो इससे तो आप भाग नहीं सकते हैं। और फिल्म मेकिंग में, एग्जीक्यूशन में जो लेंस के ज़रिए जो बिमल राय जी ने या महबूब खान साहब ने आपके दिल को टच करने की कोशिश की है, वो अगर नहीं होगा तो चीज़ मिस हो जाती है। अंजन जी, आपने वागले की दुनिया जब किया था तो हर तरफ पूछ रही थी कि आप एक ऐसे कलाकार की भूमिका निभा रहे हैं जो अलग लगता ही नहीं आपके किरदार से, और स्वाभाविकता बहुत ज़्यादा थी। बीच में एक और सीरियल आया, उसका भी नाम था वागले की दुनिया, लेकिन वो इम्पैक्ट नहीं पड़ पाया। जो सिक्वल बनाने की बातें होती है इंडस्ट्री में, आपको क्या लगता है कि वाकई कुछ चीज़ों को नहीं छूना चाहिए? कुछ चीज़ों को नहीं छूना चाहिए ये तो मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि वो आजकल का आउट ऑफ फैशन हो जाएगा। लोगों की आदत है रीमेक करने की, गानों को फिर से रीमिक्स करके प्रेजेंट करने की, म्यूज़िक को चुराने की, जो अच्छी आदत तो नहीं है। लेकिन कुछ भी कर लीजिए, अभी भी मेलोडियस सॉन्ग जो है अपनी जगह पर है, उसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता है। 60s, 70s एंड 80s के गाने या 90s तक के गाने अभी भी, ऐसा नहीं कि आज गाने नहीं हो रहे हैं, आज एक नए सुर से एक नए आलाप में गाना चल रहा है, लेकिन जिस गाने में कुछ बात होती है वो आपके दिल को छूती है, नहीं तो नहीं छूती है। म्यूज़िक करीब करीब एक जैसा, डांस के कोरियोग्राफी सब एक जैसे हो रहे हैं। तो देखिए, कुछ चीज़ें हैं वागले के समय जो बात थी वो वही बात है। हम लोगों ने एक नया एक्सपेरिमेंट था कि सिनेमा के सामने टेलीविज़न को कैसे प्रेजेंट करें, और इसके लिए क्रेडिट जाता है मिस्टर R.K. लक्ष्मण को और मिस्टर कुंदन शाह को और रवि ओझा को, जिन्होंने इसको कैसे प्रोड्यूस करना है वो पेश किया है। और उसमें जो एक नयापन रहता है, एक रॉ बात थी, जैसे उन्होंने, लक्ष्मण साहब ने मुझे सेलेक्ट कर लिया। अब एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कोई कि मैं इसको इस ढंग से, मैं एक लाउड एक्टर माना जाता था उसके पहले,
और इस रूप में बदते बदते फर्स्ट एपिसोड में लक्ष्मण साहब ने हमको सिर्फ 100 में 80 नंबर तक दिया, 100 में 100 नहीं दिया। ही वॉज नॉट वेरी हैप्पी। तो उसके लिए हमें मेहनत और ज़्यादा करनी पड़ी। 14-14 घंटे, 15-15 घंटे एक एक एपिसोड के पीछे लगना पड़ता था, तब जाके। और इसके लिए डायरेक्टर, रिकॉर्डिस्ट राव साहब और कैमरामैन अरे क्या नाम है इनका, विनोद प्रधान, ये सब, नीतीश रॉय का सेट, मैंने जो पाइनियर है आज, सब अवार्ड विनिंग डायरेक्टर्स और कैमरामैन हैं, उन लोगों ने इसमें मेहनत की है। सिर्फ आर.के. लक्ष्मण के डर से मैं कह रहा हूँ, इनका कहना है कि हम लोग डर गए थे कि कैसे प्रेजेंट करें। ही वॉज नॉट हैप्पी, कुछ भी प्रेजेंट करते हैं, ही वॉज नॉट हैप्पी। यही रीज़न था कि मुझे और भारती को बहुत मेहनत करनी पड़ी इसके लिए। और मेहनत करते करते ऐसा हुआ कि 3rd एपिसोड तक तो मेरे अंदर ऐसा समा गया कि मैं कुछ जानता ही नहीं था दूसरी चीज़। तो अब आत्मसात हो गया। ये कहा गया है, एक्टर अगर जैसे लॉरेंस ओलिवर को एक ऐसा रोल दिया गया था जिसमें वो राजा बना था, और उसने बाद में प्रोड्यूसर पर सूट फाइल कर दिया कि भाई आपने मेरा तो नेचर ही बदल दिया। तो ऐसा ही हो गया था। ठीक इसी तरह MS सत्तू के नाटक बकरी में भी मिसेस गांधी का रोल करते करते ऐसा हो गया कि हर जगह मिसेस गांधी की साड़ी यूं लेने की आदत सी पड़ गई थी हमारी। तो ये कैरेक्टर की खूबी है कि उस कैरेक्टर में तो आत्मसात हो गए। जैसे गब्बर सिंह, अमजद साहब ने जो रोल किया, वो गब्बर सिंह ऐसा जम गया कि दूसरा कोई रोल में उसको गब्बर सिंह ही बोलते थे। आज भी मुझे वागले बोलते हैं। ये ट्रेजेडी है एक्टर के लिए। हमने बहुत तरह तरह के काम किए। पुकार में निगेटिव रोल किया, बहुत सारी ऐसी फिल्में, कम से कम 14-15 फिल्में ऐसी हैं जो निगेटिव रोल किया, लेकिन उससे वागले के साथ लोग पब्लिक कनेक्ट नहीं कर पाती। वो भी मेरी जीत है, मैं तो कहूँगा कि अगर निगेटिव कैरेक्टर कर रहा हूँ तो उसमें लोग पहचान नहीं पा रहे कि ये वो दयावान कर रहा हूँ, तो दयावान का और वागले से अलग अलग देख रहे थे उस ज़माने में। मुझे माद ऑडियंस को पता, अच्छा हाँ वो आप ही है ना, हाँ चेहरा तो वही है आपका। तो इस तरह से होता था। तो ये है कैरेक्टर की खूबी। और ये खूबी होती है, मैंने कहा, बिना एग्जीक्यूशन के, बिना स्क्रिप्ट के बात बनती नहीं है। वागले की जो सक्सेस की दारोमदार है वो सिर्फ आर.के. लक्ष्मण, कुंदन शाह, अजय कार्तिक और रवि ओझा के कोलैबोरेशन से बना है। इतना आसान नहीं था वो बनाना। अगर हम शाहरुख खान की बात करते हैं तो किंग खान आज के सुपरस्टार हैं, और आपको एक बेटा, आपने एक बेटा के तौर पर उनको महसूस किया है। बेटा तो मैं आमिर खान का, सलमान का भी, सलमान भी मेरा बेटा बना है। बहुत सारे लोग मेरे बेटे बन गए हैं। लेकिन ये खूबी नहीं, खूबी है कि हर, जैसे अजय देवगन बना एक फिल्म में, हल्ला बोल में, तो होना था, तो मतलब हर बाप क्या अलग अलग दिखता है कि नहीं, ये मेरा चैलेंज है। 2 लाइन्स एक ही जैसी होगी, स्क्रिप्ट मतलब एक ही होता है कि बेटा देख नहीं रहा, बेटे को लेके परेशान है, लेकिन यही है एग्जीक्यूशन। जब स्क्रिप्ट आती है तो उसमें हम नए ढंग से देखते हैं। इसलिए जो पहले काम कर लिया है उसको कॉपी नहीं करता हूँ। यही शायद उस मेरे सक्सेस का राज होगा। मैं एक नए कैरेक्टर के रूप में देखता हूँ कि आज अगर ये बाप है तो ये क्या कर रहा होगा। तो जब ये थॉट आता है, देखिए सिनेमा, एक्टिंग, टेलीविज़न, ये सब इतने का काम है। इसके अंदर भाव इतनी जल्दी आता है कि आप तुरंत, आपकी आंखें और ये रिंकल्स आपको तुरंत बोलने लगते हैं। तो हम जो भाव लेकर के बोलते हैं, अगर 1970 का बाप और 2014 का बाप, डिफरेंस आ ही जाएगा उसके चेहरे पर, उसके बोलचाल पर, उसके तरीके पर। बेशक बात एक हो, लेकिन लोग भूल जाएंगे कि इसको मैंने पहले भी देखा था। अंजन जी, आपकी अदाकारी का हमने अलग अलग रंग देखा है। अगर हम अंजन की दुनिया की बात करें तो उस दुनिया में आप क्या महसूस करते हैं, अपने आप को किस तरह से देखते हैं? मुझे तो लगता ही नहीं कि मैंने कुछ किया है। अभी बहुत कुछ बाकी है। अभी भी टारगेट पूरा नहीं हुआ है। जो टारगेट था वो फिल्मों में अभी और किरदार करने की इच्छा है। मैं चाहता हूँ कि और अच्छे किरदार मिले। क्या है कि कुछ नए प्रोड्यूसर्स आ गए जिनसे हमारा कम्युनिकेशन नहीं, जिससे असुविधा हो रही है हमें। और मेरी आदत नहीं है, क्योंकि अब तक जितनी फिल्में, 175 फिल्में जो मिली हैं, वो ईश्वर की कृपा से, मैं अपने गुरु का आशीर्वाद का धन्यवाद दूंगा कि पता नहीं कैसे अपने आप आता गया। मैं सब काम करता रहा, थिएटर करता रहा, बैंक की नौकरी करता रहा। फिल्मों को ज़रूरत थी आपकी, रंगमंच को ज़रूरत है आपकी, इसलिए काम खुद चल कर आता है। आप तो कभी जाते नहीं किसी के पास,
निश्चित रूप से आपके अंदर कुछ लोग हैं जैसे कुंदन से मुलाकात होती है जो डायरेक्टर हमें पहचान पाता है, समझ पाता है, उसे पता है कि अंजन श्रीवास्तव से कैसे काम लेना है और क्या चाहिए उसको, क्या सारी डिटेल्स चाहिए मुझे और क्या। आप जो बना रहे हैं, आप अगर कोई प्रोग्राम कर रहे हैं टेलीविज़न में, अगर सबको मालूम है तो कार्य बहुत बढ़िया होता है। अगर सबको नहीं मालूम है, सिर्फ आपको ही मालूम है, जो पहले भी फिल्म बनाने का तरीका होता था, जो मैं बोलता हूँ वही करो, तो उसमें क्या होता है, आर्टिस्ट का फुल पार्टिसिपेशन नहीं होता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है सतीश राय टाइप ऑफ फिल्म में, या कुछ ऐसे डायरेक्टर होते हैं जो काम निकाल लेते हैं, ये उनकी खूबी होती है, लेकिन हमेशा ये सक्सेसफुल नहीं होता है। एक्टर का सबसे बढ़िया काम लेने के लिए, उसके अंदर की बात निकालने के लिए, उसके डिटेल, जैसे राज संतोषी के साथ बहुत सारी सिटिंग होती थी जिससे मालूम होता था कि क्या बनना है, और जब नहीं होती थी तो थोड़ी असुविधा होती थी। लेकिन अब हमारा प्रोफेशन है, आपको दिया गया ये लाइन, आप बोलिए और बोलिए। तो अभी तक तो अनसक्सेसफुल नहीं रहा, सक्सेसफुल रहा। अभी लेटेस्ट फिल्म का इंतज़ार है पी से पीएम तक, जो भी कुंदन शाह की है, जो हमारे मेंटर हम कह सकते हैं, संतोषी और कुंदन को या सत्तू को। तो ये फिल्म का इंतज़ार है, ये पॉलिटिकल फिल्म है। जयंतीलाल गड़ा जी इसके प्रोड्यूसर डिस्ट्रीब्यूटर हैं। अगर ये फिल्म आए, क्योंकि कुंदन शाह तो जाने भी दो यारो और कभी हाँ कभी ना बनाने वाले हैं, तो ह्यूमर और कॉमेडी तो रहती है, पॉलिटिकल फिल्म हो चाहे जो हो। तो बड़ा इंटरेस्टिंग और बड़ा किरदार है मेरा, मैं उसका इंतज़ार करता हूँ। उसके अलावा कुछ मराठी फिल्म कर रहा हूँ, सेज, जो लोग सैंक्शन होता है ना, लोन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ पे, उसके ऊपर एक मराठी फिल्म बन रही जिसमें मैंने किरदार एक अच्छा किया है। एक बाकी कुछ और टेलीविज़न के शोज़ आ रहे हैं। मैंने कोई 1.5-2 साल से टेलीविज़न करना बंद कर दिया था, अब लगता है कि मुझे फिर से करना चाहिए, क्योंकि कुछ अच्छे सीरियल्स आए हैं। करना पड़ेगा ही आपको, क्योंकि हम क्यों मिस करें आपको। अच्छा ये जानिए अंजन जी, आपका बहुत सारा आदमी जो है फ़ैन है, एक अलग वर्ग है जो आपको अलग तरीके से पसंद करता है। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपके ऊपर किस अभिनेता का प्रभाव रहा, आप बहुत ज़्यादा जिनके फ़ैन रहे। देखिए, हम तो ब्लैंक थे, हमारे पास कोई ट्रेनिंग नहीं है। कलकत्ते से आया जब, तो थिएटर बलराज जी को देखा था पहले, मोतीलाल जी से अट्रैक्टेड था क्योंकि पिताजी सिर्फ इन दोनों की फिल्म दिखाते थे, और उसके बाद उनके बारे में स्टडी भी किया, फिर पता चला बलराज जी कैसे थिएटर इप्टा के साथ ही जुड़े हुए हैं। कलकत्ते में थिएटर करना शुरू कर दिया मैंने, 10-11 साल तो कलकत्ते में थिएटर किया। 1963 में एक रेडियो एक बार प्ले किया था। 68 से जो मैंने शुरुआत की बैंक की नौकरी और थिएटर संगीत कला मंदिर के साथ, और बंगला थिएटर भी ज्ञानेश मुखर्जी जैसे दिग्गजों के साथ, बहुत अच्छी ट्रेनिंग मिल गई। ये किस्मत की बात है कि सब बड़े बड़े डायरेक्टर मुझे अच्छी तरह से वहाँ मिले और उनके साथ काम करने, श्यामानंद जालान जी, राजेंद्र शर्मा, बद्री प्रसाद तिवारी, अब तो नहीं रहे वो बद्री प्रसाद जी, तो जो कला मंदिर वगैरह में प्ले करते 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 मैंने खुद अपने आप को डेवलप किया, और वो करते करते ही आपने क्या, आप किसके फ़ैन रहे हैं? आपके फ़ैन उसमें मैंने सोचा कि क्या करते हैं लोग, कैरिकेचर या कॉपी करना मुझे कभी जमा नहीं, तो ओरिजिनलिटी जिन एक्टरों की रही है उस पर अपने आप नेचुरली मैं उधर अट्रैक्ट रहा जी। और क्योंकि वो अच्छा लगता था, शंभू बाबू के रेडियो प्ले सुनता था, शंभू मित्रा के, तो इससे रेडियो प्ले करना शुरू किया मैं हिंदी में, लापता कलकत्ता आकाशवाणी के साथ, फिर थिएटर करना शुरू किया। करते 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 जब बम्बई आया तो मैं शुरू से संजीव साहब का फ़ैन था। उनसे एक ही मुलाकात हुई थी, और वो भी एक असिस्टेंट क्लैप कंटिन्यूटी शीट लिखने के सिलसिले में, गृह प्रवेश में, तो वो नरीमन पॉइंट पे देखा मैंने उनको। फिर एक बार इप्टा के किसी मीटिंग में आए थे वो, क्योंकि इप्टा के आर्टिस्ट रह चुके हैं वो, और फिर मैं उनके बारे में थोड़ा रिसर्च किया, क्योंकि देखा तो नहीं, फिल्में देखी उनकी। तो जो उनके एक गुरु थे RM सिंह, जो मेरे भी थे, कॉमन गुरु मिल गए, उनसे पूछा मैंने को क्या करते थे, बोले रियलिस्टिक लाइफ का पकड़ पकड़ के वो देखते थे कि ये ज़िंदगी, इस मज़दूर की ज़िंदगी कैसी है, इस क्लार्क की ज़िंदगी कैसी है, उस ज़िंदगी को उतारने की कोशिश करते थे अपने किरदार में। तो वो ध्यान रखा। उन्होंने ही कहा कि कोई भी कैरेक्टर जब आपके पास आता है तो उसका इकोनॉमिकल कंडीशन, पॉलिटिकल कंडीशन, सोशल कंडीशन जानना ज़रूरी है, जिससे उस कैरेक्टर का पूरा आसपास क्या हो रहा है, जो आपको एक्टिंग करते वक्त सबटेक्स्ट की ज़रूरत पड़ती है, कि जो चीज़ स्क्रिप्ट में नहीं है
उसके पहले उसका क्या हुआ होगा, एक अंदाज़ा लगा करके तब आप आगे की कहानी आप ले जाते हैं स्क्रीन के ऊपर या स्टेज के ऊपर। तो ये सब जो ट्रेनिंग हुई है, ये मनन करते हुए, थिएटर करते हुए, फिर एक नया प्ले करते वक्त इसका ध्यान रखते हुए, और ये देखते हुए अभी भी मैंने जो आज भी, ऐसा नहीं कि एक्टर नहीं है, ओम जी के का फ़ैन था, लेकिन इस समय तो मैं ज़बरदस्त फ़ैन हूँ नसीरुद्दीन शाह का। वो आदमी थिएटर करता है जो सिर्फ प्ले रीडिंग करता है और जो किरदार करता है, जबकि आवाज़ वही है, लोग पहचान जाते हैं कि नसीरुद्दीन शाह बोल रहे हैं, फिर भी कैरेक्टर अलग अलग लगता है। वो कैसे? अभी बहुत सारी चीज़ें कहा ना, ये अथाह है, इसकी कोई सीमा नहीं है, समझ में नहीं आता है कहाँ तक है ये। लेकिन एक से एक बाहर एक्टर पड़े हुए हैं, लेकिन हम कह रहे हिंदुस्तान में इतने अच्छे अच्छे एक्टर हैं जिसका जवाब नहीं है साहब। आप आज महसूस करते हैं कि प्यास पहले की तरह आपके अंदर है? बहुत ज़्यादा प्यासे हैं आप भी, क्योंकि बहुत कुछ करना है। बिल्कुल, बहुत पैशन है। ये ज़रूर है कि आदमी के शरीर कमज़ोर होता जाता है, उम्र होती है तो, लेकिन फायर अगर जिंदा है तो वो कमज़ोरी का कुछ काम फायर नहीं तो है। हमेशा से हमने देखा आप में। आज की जो युवा पीढ़ी है अंजन जी, आपको लगता है कि क्या उसके अंदर समर्पण है, उतनी प्यास है जो हम थिएटर सबके बारे प्रति- में कैसे बोले, हम उतना तो नज़दीक से नहीं देखते हैं, लेकिन जो दिखता है, काम दिखता है। काम में कुछ थिएटर में बड़े अच्छे आर्टिस्ट आए हैं, समर्पण दिखता है। अभी ये सब्जेक्ट है क्या है, उस पर डिपेंड करता है, लेकिन समर्पण तो है साहब। थिएटर की जो अभी नई धारा चली है, वो बता रहा है कि एक्टरों की भरमार लगने वाली है। फिर से एक नया एक्टरों का तांता लगेगा जिसका जवाब नहीं होगा। कई पर- बार लोग नौकरी करते हैं लेकिन दिल कहीं रहता है, दिमाग कहीं रहता है। जब आप बैंक की दुनिया में थे, आपको तो ज़बरदस्ती जाना पड़ा था, आपको इच्छा तो नहीं होगी मेरे ख्याल से, लेकिन वहाँ जब काम करते थे तो आपका ध्यान बैंक में रहता था या फिर कहीं और रहता था? नहीं, मेरी एक आदत थी कि जिस वक्त जो काम करो उस पर पूरा ध्यान लगा दो। वेरी गुड। इवन हमको कहा जाता था कि आप जहाँ शूट कर रहे हैं वहाँ भी इलाहाबाद बैंक के बारे में कहिए। वो मैं कहता था, अचानक याद आता था, अरे भाई कोई इंटरव्यू लेने आया है, अब इलाहाबाद बैंक के 2 लाइन बोल दो, बस चेयरमैन साहब का कहना था। और जब बैंक में रहता था, मैं शायद 10 से 6 तक हमके बैठने की ज़रूरत नहीं होती थी। मैं 10 से 2 के अंदर बहुत सारा काम करके और बाहर निकलता था, एंड आई वॉज अलाउड टू गो। आई वॉज एक्सेप्शनल इन इलाहाबाद बैंक कि भाई ठीक है, इसको जाने दीजिए, ये जो भी करता है। और हुआ ये कि मैंने वो काम किया जो जनरली कोई बड़े बड़े मैनेजर या जनरल मैनेजर नहीं कर पाते थे, क्योंकि ये ईश्वर ने मुझे शक्ति दी थी। वागले के बाद तो खासकर ऐसा हो गया था कि चाहे वो राष्ट्रीय केमिकल फर्टिलाइज़र हो, क्योंकि बैंक का काम होता है डिपॉजिट लाना। और बैंक में लोग आते थे अपना काम करके चले जाना चाहिए, लेकिन रुक जाते थे आपको देखकर। हाँ, वो नेचुरली, वो तो हर एक कोई भी एक्टर होगा, अचानक देखेगा तो अरे ये तो वो है, ये होता था। लेकिन धीरे धीरे ऐसा हुआ कि लोग, हमने ये देखा कि सिर्फ क्रेज़ नहीं है, लोगों के अंदर एक रिस्पेक्ट है। जैसे आप किसी पुलिस स्टेशन में गए, किसी के लिए, किसी दूसरे के लिए जाते थे, अपने लिए अभी तक नहीं जाना हुआ, कभी गए थे भी, तो वो कहते थे हवलदार लोग। देखिए, पुलिस ऑफिसर, बड़े ऑफिसर तो मिलते हैं, लोग कहते हैं, लेकिन एक हवलदार, नमस्कार साहब, कैसे हैं, तबीयत ठीक है ना, दिल से पूछता था वो आदमी। ये बहुत बड़ा सम्मान है, ये बहुत बहुत बड़ा बड़ी सम्मान, चीज़ बड़ी है। बात है जी। ये कोई भी आदमी, चाहे कोई पॉलिटिकल आदमी हो, अरे भाई वो ठीक है, ठीक है, वो दूसरे धुनकी में है, फिर भी एक बार दिल से पूछता है। जैसे आपने कहा बाला साहब, आई हैव नेवर एक्सपेक्टेड कि बाला साहब एग्जीबिशन देख रहा हूँ और गनमैन आकर के बोलता है चल बाला साहब बुला रहे हैं, मैं क्या करूँगा, आप बैठिए और यहाँ बैठ जाओ। बैठा दिया उन्होंने और मैं बैठा रहा। उन्होंने कहा बाप रे बाप, ये तो मैं पॉलिटिकल होना ही नहीं चाहता था, ये कहाँ बैठा दिया हम। लेकिन आपकी प्रशंसा बहुत करते थे। प्रशंसा किया उन्होंने, मैंने मेरे आँख के सामने एक बार निरुपम साहब, हमको घर हमारे पास नहीं था, आज भी हमारे पास घर पर लोन है, तो उन्होंने ले गए तो अरे देखो भाई हमारे घर कौन आया है, सब घर की औरतें और सारे मेंबर्स को बुला के आपको बहुत बहुत बहुत। तो बाला साहब एक्टरों की इज्जत करते थे, वो नॉट पार्टी वाइज, मैं एक इंडिविजुअल उस आदमी को, ही वाज एन आर्टिस्ट बेसिकली। कार्टूनिस्ट भी बहुत अच्छे थे वो। हाँ कार्टूनिस्ट थे आर के लक्ष्मण की तरह। हाँ हाँ, वो भी बहुत अच्छे फ्रेंड थे। ये तो है, ये बहुत इज्जत दिया, वागले ने मुझे इज्जत दिया, एक बार सिर्फ क्रेज नहीं, इज्जत दिया। वो इज्जत जो बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट उठ के खड़े हो जाते थे, मुझे शर्म आती थी। मेरे बैंक के चेयरमैन खड़े हो गए तो मुझे ऑकवर्ड लगता था। आई एम ओनली ए सुपरवाइजर सर, नो नो नो, यू आर आवर जीवल, यू आर, आप बैठिए बैठिए बैठिए। और आप तो इस तरह से जो सुविधाएं मिली हैं बैंक की तरफ से, आई एम थैंकफुल टू इलाहाबाद बैंक। नहीं तो यहाँ गुजारा करना मुश्किल था साहब। और फिर थिएटर, इप्टा, और फिर
लोग इंडस्ट्री के, जिन लोगों ने मुझे इज्जत दी, काम दिया, ठीक है। मुंबई को कितना बदला हुआ मानते हैं? कितनी बदली मुंबई आपके नजर? मुंबई बदली है बहुत। देखिए, बदलना तो है ही है, धीरे धीरे समय बदल रहा है, ग्लोबल सब चीज़ें हो रही हैं, तो बदलना तो है, इसको रोक नहीं सकता है कोई। लेकिन सबसे बड़े दुख की बात है कि हमारी ज़मीन को छोड़ करके हम ज़मीन पर किसी भी हालत में, सब कुछ ज़रिया बहुत बड़ा हो गया है, मीडिया का भी ज़रिया हो गया, रिपोर्टिंग करती है, लेकिन फिर भी अभी भी हमारे किसान भाई क्यों खुदकुशी करते हैं, ये समझ में नहीं आ रहा है, अकल में नहीं आ रहा। हम लोगों ने इप्टा में भी एक प्ले किया है, गिरजा के सपने, कि किसान की औरत बहुत शाहरुख खान की फ़ैन है, टेलीविज़न देख कर उसका दिमाग ख़राब हो गया है, स्टैंडर्ड बढ़ाना चाहती है, लोन पे लोन लिए जा रही है। लेकिन ऐसी बात तो सब जगह नहीं है। ये दुख की बात है। हमारी पैदावार बढ़े, हमें खुशी होगी कि हमारी पैदावार जो है, हमारा जो खेती है, वो हमारा मेन है हिंदुस्तान का। अगर वो सबसे बड़ा नहीं हुआ सब इंडस्ट्री से, एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री, तो दुख होगा। बिल्कुल। इतने लीडर आए, लोग इतना कोशिश कर रहे हैं दिल्ली से बैठ के, लेकिन अगर हम एग्जीक्यूट नहीं करें उसको, उसके पीछे नहीं लगें, तो दुख होगा। जी, आज हमारे देश में एक नई परिभाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है। हर किसी को लगता है कि अच्छे दिन आएंगे। आपने नारा सुना होगा। आप एक कलाकार हैं, बहुत ही भावुक हैं, आप कैसे देखते हैं? देखिए, अच्छे दिन तभी आएंगे जब कॉमन पीपल और एक्चुअल गरीब आदमी को थोड़ा सा अपलिफ्टमेंट मिले, क्योंकि इतना आसान नहीं है इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन का मामला। इकोनॉमी को, ग्लोबल इकोनॉमी को कंट्रोल करके पेट्रोल को अपने हाथ में पूरी तरह से नहीं कर सकते, लेकिन इसके बीच में रास्ता निकालने का अगर टेंडेंसी होगा तो राज निकलेगा। थोड़ा सा कंट्रोल जो किया है, सुना है मैंने, कुछ सब्ज़ी के दाम कम हुए हैं, लेकिन साथ साथ में जितना हम कम करते हैं, साथ साथ में उनके और दूसरे खर्चे बढ़ जाते हैं, लाइक कन्वेंस है, सुविधाएं हैं। लास्ट में घूम फिर करके आदमी फिर ऑटो में बैठता है। ऑटो वालों का अपना डिमांड था कि प्राइस बढ़ाइए, तो प्राइस बढ़ा है, बहुत से लोग अफोर्ड नहीं कर पाते हो, बस से जाना चाहते हैं। बस की सर्विस इतनी कंजेशन है कि वो मुश्किल होती है। लाइफ अगर एग्जॉस्ट हो जाती है, फिर बीमारी हो जाती है लोगों को, फिर बच्चों की बीमारी, बहुत सारी चीज़ें हैं, इसको देखने की ज़रूरत है। लेकिन इतना आसान नहीं है, इतना सब कुछ देखना, पूरे हिंदुस्तान के लोगों को एक साथ इतना देखना किसी भी गवर्नमेंट के लिए आसान नहीं है। ये अपने लोगों के लिए हम लोगों की ड्यूटी होती है। जैसे क्लीनलीनेस का एक अच्छा उदाहरण है, एक टेंडेंसी तो आई है, हम अप्रिशिएट करेंगे, लेकिन कुछ भी हो, वो फाइनेंस डिपार्टमेंट से ज़्यादा बात समझ में नहीं आती है। बैंक में होते हुए भी मैं सब भूल भाल गया हूँ ये चीज़ें, लेकिन इतना मालूम हो रहा है कि अभी तक हम जो एक्सपेक्ट कर रहे थे वो पूरी तरह से एकदम मिडिल क्लास या उससे थोड़ा नीचे वाले के लिए पूरी सुविधा हुई है, ये मैं अभी नहीं कह सकता, पर उम्मीद बनाए रखा हूँ। उम्मीद पर दुनिया टिकी है। अंजन जी, आपने समय निकाला, हमारे पास आए, बहुत बहुत शुक्रिया। और अंजन जी के लाइफ का एक बहुत ही खूबसूरत इनका तरीका सोचने का, कि ज़िंदगी एक बहुत ही खूबसूरत ज़रिया है जीने का, और लगातार जिस तरह से सवाल उठते हैं, तो कुछ सीधे साधे प्रश्न हैं, जवाब दीजिए, बस अपनी आत्मा को हिसाब दीजिए। और अंजन जी लगातार अपनी दुनिया में मगन हैं। हम दुआ करेंगे कि आने वाले दिनों में ये स्वस्थ रहें, ताकि हम जिंदगी भर इनका, और दुआ कीजिए घर की सब जो कर्तव्य हैं, हम पारिवारिक और कर्म क्षेत्र के कर्तव्य सफलतापूर्वक निभाते हुए धार्मिक लक्ष्य को पूरा कर सके, जो मेरा टारगेट है गुरु के आश्रम। और लेवन परिवार की यही दुआ है कि आपकी हर इच्छा पूरी हो। फिलहाल वक्त कम है, और निश्चित रूप से हमारी जो दुआएं हैं आपके साथ है इस खास कार्यक्रम में, यानी अंजन की दुनिया में आज इतना ही। लेकिन आप लगातार बने रहिए लेमन न्यूज़ के साथ, और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार। किसने भेजा ये? दीन है कोनो। बांटना है ना? हाँ। बस इतना ही है। अरे देना। अरे बांटना ही है ना? ये अरे मैं बांट देता हूँ ना, सोसाइटी का आदमी है।